ये कहानी है एक ऐसे शातिर और धोखेबाज आदमी की जो बिना एक पैसे दिए दुनिया के सबसे महंगे होटलों में जाता और वहां से लाखों के सामान लूट कर निकल जाता। एक कोलंबियन कॉनमैन जुआन बेटनकोर्ट, जो दुनिया के सबसे होशियार और चालाक धोखेबाजों में से एक माना जाता था। पिछले 10 सालों में अपनी अक्लमंदी और चालाकी से उसने 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा कमा लिए, लेकिन उसकी असली कला सिर्फ चोरी करना नहीं, लोगों के दिमाग और विश्वास पर कब्जा करना था। वो बिना किसी शक के लोगों का भरोसा जीत लेता और जब तक समझ आए कि धोखा हो चुका है तब तक वो गायब हो चुका होता। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे 5 स्टार होटलों में लोग जब अपनी ठाट बाट का मजा ले रहे होते हैं, तब वहीं जुआन बेटनकोर्ट चुपचाप अपनी चालें बिछाता। जुआन बेटनकोर्ट एक ऐसा नाम जो होटल स्टाफ और अमीर मेहमानों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर था। वो खाली हाथ आता, लेकिन जब बाहर निकलता तो हजारों लाखों की नकदी, क्रेडिट कार्ड, कीमती गहने और पासपोर्ट लेकर चला जाता। वो सिर्फ धोखेबाज नहीं था, बल्कि एक एस्केप आर्टिस्ट भी था, जिसके पास अलग अलग नामों के दर्जनों पहचान पत्र थे। वो इतना हाई स्कूल और दिमागदार था कि जब उसे जेल भेजा गया तब भी उसने एक मामूली डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट का बहाना बनाया और सीधे फ्रंट डोर से निकल गया, जैसे वो वहाँ कैदी नहीं, कोई खास मेहमान हो। क्या ये चालाकी थी या एक कला? क्या लोग जानबूझकर इस जाल में फंस जाते थे? ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज होने के बावजूद भी लोगों को अपना दीवाना बना लेता था। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 10 सालों में बेटनकोर्ट ने दुनिया के सबसे अमीर होटलों को अपना शिकार बनाया। उसके टारगेट वहाँ ठहरे रईस मेहमान होते थे। उसका तरीका सीधा लेकिन गजब का होशियारी भरा होता था। पहले वह होटल स्टाफ से जान पहचान बनाता। वो होटल की कैफे या लॉबी में समय बिताता, कभी कभी पैसे बदलने जाता ताकि लोग उसे असली मेहमान समझने लगें। होटल के कर्मचारी जब उसे बार बार देखते तो उसे अपना ही आदमी मानने लगते। अधिकतर धोखेबाज अनजान बने रहना चाहते हैं, लेकिन बेटनकोर्ट इससे उल्टा था। वो होटल स्टाफ से दोस्ती करता, जिससे वो उनकी नज़रों में कोई अजनबी नहीं बल्कि एक जाना पहचाना चेहरा बन जाता। एक बार जब होटल स्टाफ उसे अपना समझने लगता तो वो असली शिकार पर लग जाता। वो मेहमानों की बातचीत पर ध्यान देता, खासकर होटल बार या रिसेप्शन एरिया में। लोग जब अपना रूम नंबर बताते तब बेटनकोर्ट उन्हें याद रखता। उसकी सबसे होशियारी भरी चाल थी सुबह के नाश्ते की लाइन में लगकर मेहमानों का नाम और रूम नंबर सुन लेना। जब कोई रईस शख्स अपनी पहचान बताता तो बेटनकोर्ट उसे अपनी लूट का अगला शिकार बना लेता। अब जब जुआन बेटनकोर्ट ने अपनी चालाकी से होटल स्टाफ का भरोसा जीत लिया था, उसने बड़े आराम से अमीर मेहमानों के नाम और रूम नंबर का पता लगा लिया था। अब बारी थी आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप की, कमरे की चाबी हासिल करना और लूट को अंजाम देना। जब उसे पक्का यकीन हो जाता कि असली मेहमान कमरे में नहीं है तो वो रिसेप्शन पर जाता। वहाँ पहले से मौजूद स्टाफ उसे पहचानता था, इसलिए बेटनकोर्ट कॉन्फिडेंट होकर कहता, ओह, मैंने अपने रूम की चाबी खो दी है, क्या मुझे नई चाबी मिल सकती है? चूंकि स्टाफ उसे पहले से जानता था और होटल में अमीर मेहमानों की सेवा सबसे पहली प्राथमिकता होती है, इसलिए बिना किसी शक के नई चाबी उसे दे दी जाती है। यहाँ तक कि 5 स्टार होटलों का माहौल भी ऐसे ठगों के लिए आइडियल होता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ इस पर टिकी होती है कि मेहमानों को कोई असुविधा न हो। कई बड़े होटलों में ये आम बात होती है कि कोई महंगा गेस्ट आकर कुछ मांगे और बिना सवाल जवाब के उसकी मांग पूरी कर दी जाए। बेटनकोर्ट ने इस सोच का फ़ायदा उठाया। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी देते हैं सर, जैसी बातें सुनकर उसका स्कैम हर बार काम कर जाता। अब बेटनकोर्ट के पास रूम की चाबी थी। वो बिल्कुल आराम से किसी भी जल्दबाजी के कमरे में घुस जाता और अंदर यह पक्का करता कि कोई मौजूद तो नहीं है। फिर शुरू होता असली खेल। सबसे पहले वो कमरे की हर अलमारी, दराज और बेड साइड टेबल की तलाशी लेता। वो महंगी घड़ियाँ, कीमती गहने, नकदी और आईडी कार्ड उठा लेता। इसके बाद वो कमरे में रखी तिजोरी या सेफ तक पहुंचता, जिसमें आमतौर पर कीमती सामान रखा होता था। अब बेटनकोर्ट अपनी सबसे होशियारी भरी हरकत करता। उसने रिसेप्शन को नहीं बल्कि सीधे होटल सिक्योरिटी को कॉल किया। हेलो, मेरी तिजोरी नहीं खुल रही है, शायद मैं अपना पासपोर्ट भूल गया हूँ, उसने बड़ी सफाई से कहा। सिक्योरिटी गार्ड हैरान नहीं हुआ, क्योंकि बेटनकोर्ट पहले से ही कमरे में था। उसने महंगे कपड़े पहने थे, घड़ी और स्टाइलिश लुक से असली मेहमान लगता था। इतने बड़े होटलों में अमीर मेहमानों के पासपोर्ट भूलने जैसी घटनाएं आम होती हैं। गार्ड ने बिना किसी शक किए सेफ खोल दी और बेटनकोर्ट ने अंदर रखा सारा सामान समेट लिया। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फर्जी दस्तावेज नहीं। होटल सिक्योरिटी को लगा कि उन्होंने सिर्फ एक असली मेहमान की मदद की है, लेकिन असल में बेटनकोर्ट लाखों का सामान लेकर बड़े आराम से होटल से बाहर निकल गया। बेटनकोर्ट का स्कैम इतना परफेक्ट था कि कोई उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पाया।
उसने 10 सालों में 1 मिलियन पाउंड लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट की। उसने दुनिया के सबसे महंगे होटलों को चूना लगाया। उसके खिलाफ कोई भी होटल ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया। वह इतना आकर्षक, इतना सातिर और प्लानिंग में इतना माहिर कि हर होटल स्टाफ उसे असली मेहमान समझता रहा। अगर बेटनकोर्ट की कहानी पर यकीन किया जाए तो कहा जाता है कि उसका जन्म 1976 में कोलंबिया के एक छोटे से कस्बे रॉयल डेनिलो में हुआ था। वह मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ सफाई कर्मचारी थी और उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। ये सच हो ना हो, लेकिन ये कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी जरूर लगती है। एक ऐसा लड़का जो गरीबी में पला बढ़ा, 5 स्टार होटलों को बेवकूफ़ बनाने में इतना माहिर कैसे बन गया। उसकी माँ ने बताया उसे बचपन में ही बुरा बर्ताव झेलना पड़ा। उसके पिता ने उन्हें तब छोड़ दिया जब वह केवल 1 महीने का था। माँ ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन वो नए घर में खुद को असहाय महसूस करने लगे। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें बचपन में प्यार और अपनापन नहीं मिलता, वो खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वे सिर्फ सफल होना नहीं चाहते, बल्कि अपनी खुद की शर्तों पर सफल होना चाहते हैं। बेटनकोर्ट ने भी किसी न किसी रूप में सफलता जरूर हासिल की। वो कोलंबिया की झोपड़ियों से निकलकर दुनिया के सबसे महंगे होटलों को चकमा देने में सफल रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर उसने अपनी कल्पना शक्ति, ऊर्जा और मेहनत को किसी कानूनी और सही रास्ते पर लगाया होता तो आज वह किसी न किसी ऊंचाई पर जरूर पहुंच सकता था। किशोर अवस्था में ही एक पारिवारिक विवाद के बाद उसने घर को छोड़ दिया। कहा जाता है घर से भागने के बाद वो कोलंबिया के काली एयरपोर्ट पर दूसरे सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ एक पुराने हवाई जहाज पर रहने लगा और खाने के लिए कचरों के डिब्बों से खाना उठाता था। दिलचस्प बात यह है कि हवाई जहाज और एयरपोर्ट आगे चलकर बेटनकोर्ट की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। 1993 में जब वो केवल 17 साल का था, तब पहली बार दुनिया का ध्यान उसकी ओर गया और उसने जो एंट्री मारी वो वाकई चौंकाने वाली थी। यह घटना 1 जून 1993 की शुरुआत की है। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर एक परेशान और बिखरे हुए हालत में घूमते हुए एक लड़के को देखा गया। कहा जाता है कि वो कोलंबिया के एक विमान में छिपकर आया था, लेकिन वो कार्गो एरिया में नहीं था। उसका दावा था कि उसने विमान के लैंडिंग गियर के अंदर खुद को छिपाया था। अब सवाल उठता है, क्या यह सनसनी कहानी सच थी या बेटनकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी करियर की पहली चाल चली थी। यह विमान 3500 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा था और वहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। एविएशन मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की यात्रा में जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ के सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने उसे विमान के लैंडिंग गियर से गिरते हुए देखा था। बताया जाता है कि कुछ मिनटों तक वह बेहोश पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे होश में आया और कांपने लगा। उसने कोलंबिया से निकलने के लिए जो जोखिम उठाया वो ये दिखाता है कि वो किसी भी हालत पर भागना चाहता था। उसका एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर खुद के लिए नई जिंदगी बनाना। बेटनकोर्ट ने गुइलेर्मो रोसालेस नाम की झूठी पहचान अपनाई और मीडिया को दिलचस्प कहानी सुनाई, कैसे उसने गरीबी से बचने और मौत को मात देने का कारनामा किया। उसने दावा किया कि वो सिर्फ 13 साल का था, जबकि असलियत में वह 17 साल का था। उसने यह भी कहा कि वह अनाथ था और फ्लाइट टेक ओवर के ठीक पहले लैंडिंग गियर में छिप गया था। उसका कहना था कि उसके मृत माता पिता की यादों ने उसे इस भयानक सफर को सहने की हिम्मत दी। इस कथित 13 साल के लड़के की कहानी मीडिया में सनसनी बन गई। लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की कहानी सुनकर सहानुभूति जताने लगे। उसे एक मियामी पुलिस अफसर और उसकी पत्नी की देखरेख में भेजा गया, लेकिन वहां रहते हुए भी उसने चोरी की, गहने, औजार और एक साइकिल लेकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, लोगों ने इस अनाथ लड़के की मदद के लिए $75,000 की फंडिंग की थी, लेकिन वो ये रकम लेकर भी गायब हो गया। जल्दी कोलंबियन अधिकारियों ने इस झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि यह लड़का 13 साल का अनाथ नहीं बल्कि 17 साल का जुआन बेटनकोर्ट था। उसके माता पिता अभी जिंदा थे और कोलंबिया में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। 1994 में उसे मियामी से डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन 1995 में वह फिर से अमेरिका में घुसने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। उसे दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन इस छोटी सी अमेरिकी यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। यही अनुभव उसके आगे की ठगी करियर का नींव बना। 1990 के दशक के अंत तक जुआन बेटनकोर्ट ने अपनी होटल ठगी को पूरी तरह परफेक्ट कर लिया था। जब भी वह किसी लग्जरी होटल को निशाना बनाता, कभी पकड़ा नहीं जाता। उसने दर्जनों फर्जी पहचानें अपनाई थीं, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया। जब भी वह गिरफ्तार हुआ, वो ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा। 1998 में लंदन पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसे वे गोंजालो ज़प्टर विल्स समझ रहे थे। उसे लंदन के कई एक्सक्लूसिव होटलों में हुई चोरियों के सिलसिले में पकड़ा गया था, लेकिन चार्ज लगने के बावजूद उसने जमानत मिलने के बाद फरार होकर पुलिस को चकमा दे दिया। 1 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर 1999 में ब्रिटेन में एक आदमी गिरफ्तार हुआ। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा गया
क्योंकि उसने जापान से चोरी हुआ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था। लेकिन उसकी फर्जी पहचान पर यकीन कर लिया गया और उसे सिर्फ 400 पाउंड जुर्माना भरकर रिहा कर दिया गया। वो कोर्ट से बाहर निकला और फिर से गायब हो गया। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से अपराध करने की उसकी रणनीति कारगर साबित हुई। इससे पुलिस के लिए उसके जुर्मों को जोड़ना मुश्किल हो गया था और वो बार बार बच निकलता था। उस दौर में पुलिस तकनीकी उतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए उसकी असली पहचान सामने नहीं आ पाती थी। 1990 के दशक के अंत में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट सर्च सिस्टम नहीं था। इसका फायदा उठाकर बेटनकोर्ट अपने असली नाम से बचता रहा। जब भी उसे पकड़ा गया, उसके फिंगरप्रिंट को पुराने मामलों से मिलाया नहीं गया। अगर उस समय यह सिस्टम होता तो पुलिस तुरंत समझ जाती कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय ठग है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने के 2 साल बाद मई 2001 में बेटनकोर्ट दोबारा लंदन लौटा। इस बार उसने पहले से भी बड़े होटल को टारगेट किया। वो मैफेयर, नाइट सर्विस और पार्कलैंड के लग्जरी होटलों में घुसा और आराम से ठहरने के बाद लाखों की चोरियां करके निकल गया। एक होटल से उसने 4000 पाउंड के गहने और नगद चुराए, जबकि दूसरे होटल से उसने 15,000 पाउंड की चोरी की। उसके लिए असली रोमांच यही था, एक होटल में खाली हाथ घुसना और फिर हजारों पाउंड लेकर बाहर निकलना। शायद इसी से उसे अपनी काबिलियत का एहसास होता था, मानो वह अमीरों से ज्यादा चालाक और होशियार हो। उसके लिए ये सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि वो किसी से कम नहीं। लंदन से निकलने से पहले बेटनकोर्ट ने एक होटल से अमेरिकन एक्सेस कार्ड चुराया और 4000 पाउंड देकर एक सॉफर ड्रिवन ब्रेटली किराए पर ली। इस कार से वह एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से पेरिस की फ्लाइट बुक कर ली। उसने एयरपोर्ट से 4000 पाउंड की ज्वेलरी और डिजाइनिंग कपड़े भी खरीदे और फिर वह हमेशा की तरह गैर कानूनी कमाई के साथ गायब हो गया। 2003 तक बेटनकोर्ट फिर से अमेरिका में घुसने में सफल हो गया, बिना किसी को शक हुए। इस बार उसने दुनिया के सबसे मशहूर कसिनो और होटलों के शहर लॉस वेगस को अपना टारगेट बनाया। 2003 में उसने वेगस के मैन स्ट्रिप के 2 एक्सक्लूसिव होटलों में अब तक की सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया। उसने 2 लाख पाउंड से ज्यादा के कैश और ज्वेलरी चुरा लिए। इस तरह की ठगी को अंजाम देने के लिए केवल हिम्मत की नहीं, बल्कि जबरदस्त आत्मविश्वास भी चाहिए। उसे हर बार होटल में यूं घुसना होता मानो वह वही का हिस्सा हो। उसे अपने बॉडी लैंग्वेज और बातचीत से यह साबित करना होता कि वह अमीर मेहमानों में से एक है। शायद यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा रोमांच देती थी। उसकी ये स्टाइल एक हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाती है, जिसका नाम ऑक्शन 11 है। लॉस वेगस की पुलिस ने रिपोर्ट किया कि बेटनकोर्ट होटल के कमरों से रोलेक्स घड़ियां चुराता था, जिनकी कीमत 50,000 पाउंड तक होती थी। दिलचस्प बात यह थी कि वह ये घड़ियां होटल के वेटर्स को टिप के तौर पर दे देता था। ऐसा लगता था जैसे वह खुद को आधुनिक तौर पर रॉबिन हुड समझता था, अमीरों को लूट कर दूसरे को देना। वह कभी खुद को राजनेताओं का बेटा बताता तो कभी दावा करता कि वह कोलंबिया का प्रिंस है। यह विरोधाभास दिलचस्प था। एक तरफ वह हाई फाई लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहता था और दूसरी तरफ वह उसी अमीरी वर्ग को ठगना चाहता था, मानो वे इसके हकदार हों। नवंबर 2004 में बेटनकोर्ट फिर से लंदन लौटा और हमेशा की तरह कैंस्टन और पार्कलैंड के होटलों को निशाना बनाया। इस बार उसने एक बिजनेसमैन से 36,000 पाउंड चुरा लिए। मेट्रोपोलियन पुलिस को शक था कि यह बेटनकोर्ट का काम है, लेकिन वे मान रहे थे कि वह अभी भी लॉस वेगस या रूस में है। लेकिन 20 दिसंबर 2004 को सब कुछ बदल गया। एक पुलिस अधिकारी ने सड़क पर चलते हुए उसे पहचान लिया। वह तुरंत उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त बेटनकोर्ट 2000 पाउंड का एक लेदर जैकेट पहना हुआ था, जो उसने पार्कलैंड के एक होटल से चुराई थी। उसकी कलाई पर 8000 पाउंड की घड़ी भी थी, जो चोरी की निकली। इस बार उसके पास छुपाने के लिए कोई नया नाम नहीं था। जहां वो ठहरा हुआ था वहां पुलिस को कई फर्जी पहचान पत्र मिले, जिनमें एक रूसी पासपोर्ट और एक स्पेनिश पासपोर्ट भी शामिल था। इस पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर के साथ डेविड इग्लेसिया नाम लिखा था, जो कैनरी आइसलैंड से चोरी हुआ था। इसके अलावा पुलिस को हजारों पाउंड और कई देशों की मुद्राएं मिली और साथ ही वे कपड़े और गहने भी बरामद हुए, जो उसने डॉचेस्टर होटल से चुराए थे। 2001 और 2004 में बेटनकोर्ट ने अपने अपराध कबूल कर लिए। 2001 में 4000 पाउंड और 2004 में 36,000 पाउंड की डकैती के आरोप में उसने खुद को दोषी ठहराया। किसी भी पैमाने से देखा जाए तो ये बड़ी रकम थी, लेकिन उसके लिए, जो बेहद साधारण बैकग्राउंड से आया था, यह एक शाही जिंदगी जैसा अनुभव हो रहा था। 2005 में 29 साल की उम्र में जुआन बेटनकोर्ट को 3.5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि असलियत यह थी कि उसने जेल में बहुत कम समय बिताया। उसे इंग्लैंड से स्टैनफोर्ड जेल भेजा गया, जो एक कम सुरक्षा वाली जेल थी। सजा के केवल 2 महीने बाद उसने जेल अधिकारी को बताया कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना है। ओपन जेल में यह सामान्य बात थी कि कैदियों को ऐसे अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाने की अनुमति दे दी जाती थी। अप्रैल 2005 में बेटनकोर्ट को जेल से डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए भेज दिया गया। चौंकने वाली बात यह थी कि वह वाकई डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहां से लौटकर जेल नहीं आया, बस चलता गया।
2005 तक जुआन बेटनकोर्ट दुनिया के सबसे कुख्यात ठगों में से एक बन चुका था। वह एक देश से दूसरे देश घूमता और लग्जरी होटलों में लोगों को ठगता। लंदन के 5 स्टार होटलों में किए गए धोखाधड़ी के कारण कानून ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन सजा शुरू होने के महज 3 महीने बाद ही वह जेल से भाग निकला। अब वह कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना तय था कि जहाँ भी जाएगा वहाँ कोई शानदार 5 स्टार होटल जरूर होगा। वह 30 साल की उम्र के करीब था और इसके अलावा कुछ और करने की योग्यता उसमें थी ही नहीं। वह कहीं भी ज़्यादा समय नहीं टिकता था, एक अकेला भटकता इंसान। अगर ये सब कुछ अनैतिक नहीं होता तो ये एक दुखद कहानी लगती। जेल से फरार होने के 10 दिन बाद बेटनकोर्ट आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचा। डबलिन में उसने कई फर्जी नामों में से एक का इस्तेमाल किया। इस बार वो खुद को अलेक्जेंड्रो क्विंको बता रहा था, एक 25 साल का स्पेनिश नागरिक। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसे अपने पुराने तरीकों से थोड़ा हटकर काम करना पड़ा और एक जोखिम भरी चाल चलनी पड़ी। 16 जून 2005 सुबह के 9:30 बजे बेटनकोर्ट डबलिन के एक 5 स्टार होटल में दाखिल हुआ। इस बार वह महंगे कपड़े में नहीं था, बल्कि साधारण जीन्स और एक टी शर्ट पहना हुआ था जिस पर लिखा था सेव वाटर ड्रिंक बियर। आमतौर पर वह महंगे डिज़ाइन कपड़े पहनता था, लेकिन इस बार वह जेल से छूटने के सिर्फ 10 दिन बाद आया था। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने वही किया जो वह सबसे अच्छा कर सकता था, अपनी चालाकी और आत्मविश्वास का इस्तेमाल। होटल में घुसते ही वह सीधे कॉरिडोर और लिफ्ट एरिया की ओर बढ़ा, जिससे लगे कि वो होटल का कोई मेहमान है। 10:15 में बेटनकोर्ट ने सीधे होटल की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर रुख किया, जहां उसकी मुलाकात एक सफाई कर्मचारी से हुई जो होटल की सबसे महंगी स्वीट की सफाई करके बाहर आ रही थी। इसमें एक अमेरिका परिवार रुका था, एक कपल, उसके बच्चे और उसकी दादी, जो बेवरे हिल्स लॉस एंजलिस से आए थे। बेटनकोर्ट ने फौरन तय कर लिया कि उनका अगले निशाना यही होगा, लेकिन यह चाल बहुत जोखिम भरी थी। वह पूरी तरह से अपनी मोहक बातचीत और कला पर निर्भर था। उसने सफाई कर्मचारी से कहा कि वह कमरे के मेहमान का भाई है और उसी स्वीट में ठहरा हुआ है। फिर उसने बहाना बताया कि उसकी चाबी कमरे में ही छूट गई है और वह अंदर नहीं जा सकता। उसने सफाई कर्मचारी से कमरा खोलने को कहा, लेकिन इस बार उसकी योजना असफल रही। सफाई कर्मचारी ने साफ मना कर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं बिना अनुमति किसी का भी कमरा नहीं खोल सकती। आपको रिसेप्शन पर जाना होगा, वे आपको नई चाबी दे देंगे। बेटनकोर्ट का तुरंत बनाया हुआ प्लान काम नहीं आया, लेकिन फिर भी वो डाउट में आने से बचा रहा। उसने बहुत शालीनता से बातचीत की और ऐसा व्यवहार किया कि सफाई कर्मी को उस पर शक न हो। यही बातचीत उसके लिए फायदेमंद साबित हुई। सफाई कर्मी से बात करते हुए उसे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। अमेरिकी परिवार ने रात के लिए एक बेबी सीटर बुक की थी जो उसी स्वीट में रहने वाली थी। अब उसके पास होटल स्टाफ को झांसा देने के लिए एक नया बहाना था। अब वो सीधे होटल रिसेप्शन की ओर बढ़ा। ये उसका सबसे जोखिम भरा कदम था। उसने रिसेप्शनिस्ट से पहले टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करनी शुरू की और फिर अचानक पूछा, क्या आप फ्रेंच बोलते हैं? सौभाग्य से वो रिसेप्शनिस्ट फ्रेंच जानती थी। अब बेटनकोर्ट ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। फ्रेंच में बात करते हुए उसने बड़ी सहजता के साथ कहा, मेरी रूम की चाबी गुम हो गई है, क्या आप इसे बदल सकते हैं? उसका आत्मविश्वास इतना ज़बरदस्त था कि रिसेप्शनिस्ट को शक तक नहीं हुआ। उसने बिल्कुल एक नई की कार्ड को प्रोग्राम कर दिया और बेटनकोर्ट को दे दिया। जैसा ही वह की कार्ड लेकर जाने लगा, उसने अचानक मुड़कर बेहद स्वाभाविक अंदाज से पूछा, वैसे क्या बेबी सीटर की व्यवस्था ठीक है? यह एक मास्टर स्ट्रोक था। रिसेप्शनिस्ट को उसी सुबह बेबी सीटर की बुकिंग की जानकारी मिली थी, इसलिए उसने बिना किसी शक के उसे शाही मेहमान मान लिया। अब बेटनकोर्ट के पास होटल के सबसे महंगे स्वीट की चाबी थी। अब उसने अपना पुराना आजमाया हुआ तरीका अपनाया, सुनिश्चित किया कि कमरा खाली है। अंदर घुसते ही वो पूरे कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करने लगा ताकि कोई कीमती सामान मिल सके। इसके बाद उसने होटल ऑपरेटर को फ़ोन किया और एक नई चाल चली। उसने बोला, मेरे बच्चों ने गलती से लॉकर कोड बदल दिया है, अब मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ, क्या कोई आकर मेरी मदद कर सकता है? ऑपरेटर ने बिना किसी शक के होटल सिक्योरिटी अधिकारी को भेज दिया। सिक्योरिटी गार्ड आया और बेटनकोर्ट से मिला। उसके पास एक डिवाइस थी जिससे वह लॉकर को 1-2 मिनट में ही खोल सकता था। बेटनकोर्ट इस दौरान गार्ड से बातचीत कर रहा था ताकि उसे लगे कि वह सच में वही मेहमान है जिसके नाम पर कमरा बुक है। पहला लॉकर खुला। गार्ड ने अंदर देखा कि कुछ नकदी और कुछ पासपोर्ट रखे हैं। बेटनकोर्ट ने फिर कहा, क्या आप दूसरे रूम का लॉकर भी खोल सकते हैं? मेरे बच्चे हमेशा ऐसा करते हैं जहाँ भी ठहरते हैं। गार्ड को इस पर कोई शक नहीं हुआ। उसने दूसरा लॉकर भी खोल दिया। अब बेटनकोर्ट के पास खुली लूट का मौका था। उसने लॉकर से एक अमेरिकी पासपोर्ट, एक अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, एक कीमती रूबी रिंग और 2000 पाउंड नकद निकाल लिए। फिर उसने दोनों लॉकर अपने खुद के पिन से बदल दिए ताकि जब चोरी का पता चले वह होटल से दूर निकल चुका हो।
सिर्फ 75 मिनट के अंदर उसने होटल से 2000 पाउंड की नकदी, क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी और पासपोर्ट चोरी कर लिए और फिर चुपचाप होटल से बाहर निकल गया। होटल से निकलते ही वह सीधे ग्राफ्टन स्ट्रीट पहुंचा, जो डबलिन का सबसे महंगा और सबसे फेमस शॉपिंग जॉन था। अमेरिकन एक्सेस कार्ड का यूज करके उसने कई महंगे सामान खरीदे। पहले खरीदी एक रिकॉर्ड स्टोर से हुई, जहां उसने 500 पाउंड के सीडी और डीवीडी खरीदे। इसके बाद वो महंगे कपड़े की खरीदारी करने लगा और फिर डबलिन के सबसे शानदार ज्वेलरी शॉप में जाकर उसने 16,000 यूरो में एक रोलेक्स घड़ी खरीदी। होटल से निकलने के 1 घंटे के भीतर ही उसने 20,000 पाउंड उड़ा दिए। उधर होटल में अभी तक किसी को भनक तक नहीं थी। जिस अमेरिकी परिवार को उसने लूटा था, उन्हें अगले दिन पता चला जब वे चेकआउट के लिए पैकिंग कर रहे थे। जब उन्होंने लॉकर खोलने की कोशिश की और लॉकर नहीं खुला तो उन्होंने होटल अथॉरिटी से कांटेक्ट किया। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि लॉकर तो 1 दिन पहले ही खोला जा चुका था। परिवार दंग रह गया। जब लॉकर दोबारा खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं बचा था। जब लोगों को पता चला कि उनकी कीमती सामान चोरी हो गए हैं तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस अफसर ब्रायन मैकलेन के लिए सबसे ज़रूरी था कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके वो इकट्ठी की जाए। जब मैकलेन ने होटल का सीसीटीवी देखा तो उसे वो आदमी नज़र आ गया जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने संदिग्ध बताया था, वही जिसने होटल की तिजोरी खुलवाई थी। धीरे धीरे 16 जून 2005 की पूरी कहानी सामने आने लगी। अब दिक्कत ये थी कि किसी को पता नहीं था कि ये चालाक चोर है कौन और कहाँ गायब हो गया। लेकिन उसने जो क्रेडिट कार्ड चुराया था वो पुलिस के बहुत काम आया। मैकलिन ने अमेरिकन एक्सप्रेस से बात की और उस कार्ड से हुई सारी खरीदारी की जानकारी ली। फिर वो उन सभी दुकान में गया जहाँ जहाँ कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। दुकानों में जाने की 2 वजह थी। एक तो ये कि सीसीटीवी फुटेज देख सके कि वो कहाँ क्या खरीद रहा था, और दूसरी ये कि उन दुकानों से बिल मिल जाए जिन पर उसने साइन किए थे। उन साइन वाले बिलों से उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते थे। जब तक पुलिस ये चेक कर रही थी, मैकलिन फिर उसी होटल पहुंचा जहां चोरी हुई थी, ताकि स्टाफ से अच्छे से पूछताछ की जा सके। और इसी दौरान उसे एक बड़ा सुराग हाथ लग गया। उस सुबह मैकलिन होटल लॉबी में खड़ा था और वहां सिक्योरिटी मैनेजर का इंतजार कर रहा था। बोरियत में उसने पास रखा हुआ एक ब्रिटिश अखबार यूके टाइम उठा लिया। एक पेज पर उसकी नज़र एक खबर पर गई, एक रंगीन अंदाज वाला हीरो का चोर जो यूके के जेल से भाग चुका था। तभी सिक्योरिटी अफसर आया। मैकलिन ने उसे तुरंत अखबार दिखाकर पूछा, ये वही आदमी तो नहीं है? ऑफिसर ने झट से जवाब दिया, हाँ यही है। अब पुलिस को पता चल गया था कि जिसे वह ढूंढ रहे हैं उसका नाम जुआन बेटनकोर्ट है। अखबार में यह भी लिखा था कि लंदन की मेट्रोपोलियन पुलिस इस आदमी से पहले भी डील कर चुकी है। बस यहीं से पुलिस को पहला ठोस सुराग मिला। मैकलेन को पूरा शक था कि बेटनकोर्ट अब तक देश छोड़कर भाग चुका होगा, लेकिन जब उसने लंदन पुलिस से बात की तो जवाब चौंकाने वाला था। लंदन पुलिस ने कहा वो अभी भी डबलिन में ही होगा और हो सकता है वो फिर से वार करे। मैकलिन ने यह सुनकर फौरन डबलिन के सभी बड़े होटलों को अलर्ट कर दिया। सब ने चेतावनी सुन ली, लेकिन ज़्यादातर ने हंसते हुए कहा, हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं होगा। और यही बेफिक्री बेटनकोर्ट का सबसे बड़ा हथियार थी। उसे लगता था कि लोग यही सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैकलिन को भरोसा था कि बेटनकोर्ट किसी महंगे होटल में नहीं छिपा होगा। वो जरूर किसी सस्ते होटल या गेस्ट हाउस में रह रहा होगा जहाँ ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। अब मैकलिन ने अपना तजुर्बा काम में लिया। उसने बेटनकोर्ट की फ़ोटो वाले पर्चे छपवाए और पूरे डबलिन शहर के होटल, हॉस्टल और बीएनबी में जाकर बांटे। हर एक स्टाफ से बस एक ही सवाल किया गया, क्या ये आदमी यहाँ रुका है? अगर हाँ तो हमें तुरंत बताओ। मैकलिन का शक बिल्कुल सही निकला। कुछ ही देर बाद पास के एक हॉस्टल से उसके पास फ़ोन आया, जिस आदमी की आपको तलाश है वो हमारे हॉस्टल में ठहरा हुआ है। मैकलिन उस वक्त उस एरिया से थोड़ा दूर था, तो उसने पास के पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और कहा कि 2 पुलिस वालों को फ़ौरन उस हॉस्टल में भेजा जाए। और ठीक 1 हफ्ते बाद जब बेटनकोर्ट ने डबलिन के एक बड़े होटल में चोरी की थी, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसे गिरफ्तार किया गया, उसके हाथ में वही रोलेक्स घड़ी थी जो उसने 1 हफ्ते पहले चुराए हुए अमेरिकन एक्सेस कार्ड से खरीदी थी। उसके पास एक अमेरिकी पासपोर्ट भी मिला जो असली में एक टूरिस्ट का था, जिसका सामान उसी होटल से गायब हुआ था। उसने उस पासपोर्ट को इतने प्रोफेशनल तरीके से बदला था कि देखकर नहीं लगता था कि वो नकली है। उसने उसमें अपनी फ़ोटो लगाकर उसे बिल्कुल असली जैसा बना दिया था। इससे साफ था कि उसका अगला प्लान अमेरिका भागने का था। कई साल पहले बेटनकोर्ट ने अमेरिका को अफसरों की भूमि कहा था, तो यह तय था कि अब की बार उसकी मंजिल वहीं थी। लेकिन पुलिस को पहले से पता चल चुका था कि असल में वो कौन है। फिर भी बेटनकोर्ट अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ब्रायन मैकलिन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका असली नाम अलेजांद्रो क्विंका है। उसने अपनी जन्मतिथि बताई, कहा कि वो स्पेन से है और अपनी शर्ट का बाजू चढ़ाकर स्पेनिश का झंडा वाला टैटू भी दिखाया ताकि लगे कि वो सच बोल रहा है।
मैकलिन ने कहा, अगर मुझे पहले से सही जानकारी नहीं होती तो शायद मैं भी उसकी बातों में आ जाता। अब बस ऑफिशियल कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। गिरफ्तारी के बाद हर कैदी की तरह उसके फिंगरप्रिंट और उसकी फ़ोटो ली गई, लेकिन इस केस में मैकलिन ने खास तौर पर उसके फिंगरप्रिंट इंटरपोल के जरिए लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस को भेजे, ताकि ये पूरी तरह पक्का हो सके कि वह वही आदमी है। कुछ समय बाद इंटरपोल का जवाब आ गया, हाँ ये वही आदमी है। अब ब्रायन मैकलेन को पूरा भरोसा हो गया कि जो शख्स उसके सामने बैठा है वो बेहद शातिर और चालाक ठग है। बेटनकोट बहुत शांत था, इतना कि कोई उसे देखकर कह सकता था कि ये तो बड़ा सीधा साधा और शर्मिला इंसान होगा। वो हर सवाल का अच्छे से जवाब दे रहा था और खुद मान भी रहा था कि उसने चोरी की है, लेकिन असल में ये सब एक एक्टिंग थी। अंदर से बेटनकोट सोच रहा था कि वो पुलिस को बेवकूफ़ बना रहा है और उसे जल्दी बेल मिल जाएगी और फिर वो निकल भागेगा। उसे ये नहीं पता था कि पुलिस ने अपनी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। पूछताछ के दौरान मैकलिन ने जानबूझकर उससे ये नहीं कहा कि उन्हें उसकी असली पहचान का पता है। बेटनकोट भी पूरा कॉपरेट कर रहा था, और वैसे भी बहुत से ठग खुद को हद से ज़्यादा होशियार मान लेते हैं। ऐसे में वो अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में सारी बातें खुद ही उगल देते हैं। बेटनकोट को अपनी पहचान छुपाने की इतनी आदत थी कि उसे पूरा यकीन था कि पुलिस कभी नहीं जान पाएगी कि वो कौन है। उसे लगा कि वो अपना नकली नाम अलेक्जेंड्रो कोइंका के नाम से जुर्म कबूल कर ले और अच्छे से बिहेव करे तो कोर्ट उसे बेल दे देगी और फिर वो जेल से निकल जाएगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस पहले से सब जान चुकी है कि वो असल में जुआन बेटनकोट है। अब बेटनकोट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी पूछताछ में मैकलिन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। अब मुझे पता है कि तुम जुआन बेटनकोट हो, और अब मुझे ये भी पता है कि तुम कोलंबिया से हो। ये सुनते ही बेटनकोट का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसने एकदम ठंडी आवाज़ में बस एक ही लाइन बोली, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा। और इसके बाद न पूछताछ में न उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब उसे डबलिन के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी गिरफ्तारी की डिटेल्स बताई गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बेटनकोट ने बेल की कोई अर्जी नहीं दी। अगले साल कोर्ट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन क्योंकि वो पहले से ही कुछ वक्त जेल में बिता चुका था, तो उसे दिसंबर 2006 में रिहा कर दिया गया। जब वो आयरलैंड की जेल में था, इंटरपोल ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने उन देश को अलर्ट किया जहां बेटनकोट वंचित था और उन्हें एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजने को कहा। हैरानी की बात है, ब्रिटेन ने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की, जबकि वही तो वो देश था जहां बेटनकोट 2005 में जेल तोड़कर भागा था। पर फ्रांस सबसे पहला देश बना जिसने उसे वापस बुलाने की मांग की। दरअसल 2001 में बेटनकोट पेरिस से भी गिरफ्तार हो चुका था, जब उसने होटल स्टाफ को चकमा देकर होटल की चाबियां ली थी। लेकिन जब 2006 में उसे डबलिन से रिहा कर दिया गया, वो फिर से गायब हो गया। 3 साल तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर सितंबर 2003 में बेटनकोट एक बार फिर से सामने आया। वो इस बार अमेरिका के वर्मोंट में देखा गया। उसने कहा कि उसने गलती से कनाडा बॉर्डर पार कर लिया, लेकिन असल में वो सिर्फ अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसी अमेरिका में जहां उसने 1993 में पहली बार ठगी की थी। अमेरिका पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बेटनकोट अमेरिका को हमेशा अफसरों की भूमि कहता था, लेकिन इस बार वो वहां फिर से ठगी करने नहीं बल्कि जेल जाने आया था। 9 जून 2010 उसने अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने का गुनाह कबूल किया। अब उसे 10 साल तक की सजा हो सकती थी। बेटनकोट की ठगी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, वो कनाडा, कोलंबिया, जापान, मैक्सिको, रूस और थाईलैंड में भी वंचित था। अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास आने वाले कई सालों तक सिर्फ एक ही कमरा होगा, एक जेल की कोठरी। वो सिर्फ एक ठग नहीं था, वो एक रहस्य था। उसकी स्मार्टनेस, शालीन अंदाज और चालाकी उसे बाकियों से अलग बनाती थी। 33 साल का बेटनकोट एक पहेली बन चुका था। 1993 में मियामी से शुरू हुआ ये सफ़र 2010 में अमेरिका की जेल तक पहुंचा। उसकी कोई पक्की पहचान नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस एक घुमंतु इंसान जो जहां भी जाए बस अपने पीछे कहानियां छोड़ जाए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।